दोस्तों, मेरा नाम वीरेन है और मैं फंसी दुबई दुबई वीडियो चैनल के लिए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ अकाउंटिंग फ़ील्ड के बारे में। क्योंकि मैं एक अकाउंटिंग फ़ील्ड से हूँ। मेरा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। और मैं काफ़ी कंपनियों में विज़िट करता हूँ जहाँ पे लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो इसलिए मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूँ अकाउंटिंग जॉब्स के बारे में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी डिमांड है अकाउंटिंग जॉब्स की दुबई में। दुबई के अलावा आप यूएई में कहीं भी जाएं तो कोई भी कंपनी में अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। तो जो लोग अकाउंटिंग फ़ील्ड से जॉब का सर्च करना चाहते हैं उनके लिए एक एक डिस्कशन है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आप आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के काम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू में जब मंथ स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी मार्च मंथ अभी शुरू हुआ है, तो मार्च मंथ के स्टार्टिंग में आपके ड्यूटीज़ में सबसे पहली ड्यूटी आएगी सैलरीज़ की। जैसे फरवरी मंथ की सैलरीज़ आपको प्रोसेस करनी होगी सारे एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पर यूएई में एज़ पर द गवर्नमेंट रूल सारी सैलरीज़ का डिसबर्समेंट, सारी सैलरीज़ का पेमेंट डब्ल्यूपीएस सिस्टम के थ्रू होता है। डब्ल्यूपीएस सिस्टम होता है वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। डब्ल्यूपीएस सिस्टम में आपको एक फॉर्मेट होती है। उस फॉर्मेट में आपको सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, उसकी उनकी सारी सैलरीज़ के साथ, अटेंडेंस के साथ, उनके कोई डिडक्शंस हैं तो उसके साथ आपको अपलोड करनी होती है। अगर आप अपलोड करना नहीं जानते हैं तो इजीली आप सीख सकते हैं। और ज़्यादातर जैसे कि यूएई एक्सचेंज है या और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं, वहाँ से आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगी। अगर या तो फिर आप उनसे मदद ले सकते हैं और इस तरह से आप वो सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं। ये सबसे पहली ड्यूटी आएगी आपकी मंथ के स्टार्टिंग में, जब मंथ कोई भी स्टार्ट होगा तब। तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। आपको सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, उनके सारे लोगों के नाम, उनके अकाउंट नंबर्स, उनकी सैलरीज़ के स्ट्रक्चर, उन्होंने जो भी एडवांस लिए हैं उनका क्या डिडक्शन होगा। जैसे कि सैलरी एडवांस अगर किसी ने लिया है तो उनका हर महीने कितना डिडक्शन होगा, उसकी डिटेल्स, और भी अगर कोई डिडक्शंस होंगे तो उनकी डिटेल्स। तो ये सब कैलकुलेट आपको एक्सेल शीट में करना होगा और फाइनल उनको कितना पेमेंट मिलेगा, नेट पेमेंट, उसकी आपको एक कैलकुलेशन शीट बनानी होगी और फिर उसको डब्ल्यूपीएस के फॉर्मेट में ठीक से फॉर्मेट करके आपको वो सबमिट करनी होगी अलॉन्ग विथ द पेमेंट। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूई एक्सचेंज का। तो यूई एक्सचेंज से एक डब्ल्यूपीएस सिस्टम का शीट और उनके लिए एक चेक, ये जमा करने पर यूई एक्सचेंज आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करेगा और जो भी एम्प्लॉयज़ के नाम उस डब्ल्यूपीएस शीट में है उनको सबको सैलरी उनके अकाउंट में पहुंचा देगा, उनके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा। तो ये सबसे पहली ड्यूटी आएगी आपकी सैलरी कैलकुलेशन की। तो ये सैलरी कैलकुलेशन की ड्यूटी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की होती है। इसके अलावा आपको डे टू डे काम में एक तो कलेक्शन का काम होगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास कलेक्शन का मेन काम होता है। तो इसके लिए आपको सारे कलेक्टिबल्स, सारे रिसीवेबल्स, सारे डेटर्स, मतलब कि उस बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी डेटर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनकी जो जो पेमेंट आने वाली है उनकी सारी डिटेल्स, और जो जो पेमेंट आपको वसूल करना है, जो पेमेंट आपको कलेक्ट करना है, उनकी सारी डिटेल्स आपको मैनेज करनी होगी अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन से आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पे मैंने देखा है टैली यूज़ करती हैं और क्विक बुक्स भी ज़्यादा यूज़ होता है। क्विक बुक्स के अलावा और एक सॉफ्टवेयर है पीच ट्री, जिनका नाम हुआ है सेज 50। वो पीच ट्री सॉफ्टवेयर बहुत कंपनियों में यूज़ होता है। और एक सॉफ्टवेयर है ज़ेरो। तो ये सब नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो टैली हुआ, क्विक बुक्स हुआ, पीच ट्री ज़ेरो, पीच ट्री का दूसरा नाम है सेज 50।
ये सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेल में अच्छा कमांड होना चाहिए, आपको एक्सेल अच्छे लेवल तक आपको आता होना चाहिए। एक्सेल में आपको मेनली वी लुकअप, फार्मूलाज, टेबल्स और ग्राफ्स, पाइवट चार्ट्स, ये सारे रिपोर्टिंग के लिए आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो ये अच्छे से आपको इसकी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हर महीने आपको मंथली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करना होता है अकाउंट्स में से। उसके अंदर आपके सेल्स से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, सेल्स और परचेसेस, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी डिटेल्स होंगी। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बनानी पड़ सकती है। तो MIS की काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो आपकी कंपनी के हिसाब से जो भी अच्छे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिपोर्ट होंगे वो आपको डे टू डे एक्टिविटी में आपको हर महीने बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको रिसीवेबल्स एजिंग रिपोर्ट हर वक्त नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके बॉसेस को, आपके मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि रिसीवेबल्स कोई भी बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिसीवेबल्स अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, आपके फंड्स अगर अच्छे से आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आप अप टू डेट नहीं रख सकते हैं, तो आपकी कंपनी के फाइनेंस के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स का एजिंग रिपोर्ट बनाना, उनसे फॉलोअप रखना, उनका कलेक्शन का रिपोर्ट बनाना, तो ये आपके डे टू डे ड्यूटीज़ में आता है। फिर आगे चलते हैं सेल्स के एनालिसिस के लिए। आपको, जैसे कि आपकी कंपनी अगर सर्विस देती है या सेल्स करती है या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, जो भी है, तो उसकी जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है, जो भी उसकी बिलिंग साइकिल होती है, उसके हिसाब से आपको टाइम टू टाइम बिलिंग और इन्वॉइसिंग करना होता है। और जैसे हो सके कि ये सेल्स और ये इन्वॉइसिंग का काम आपको एकदम अप टू डेट रखना होता है, क्योंकि सेल्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हो, अकाउंटिंग काम कर रहे हो, तो आपको सेल्स और इन्वॉइसिंग के ऊपर पूरा का पूरा ग्रिप रखना है। आपको डेली इसको अप टू डेट रखना है। सेल्स इन्वॉइस की फाइलें तैयार रखनी है और सेल्स इन्वॉइसेस के एंट्रीज़ करनी है। इसके जो भी फॉर्मेट में आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसको डेली सेल्स रिपोर्ट या मंथली सेल्स रिपोर्ट आपको ये बनाना पड़ेगा। तो ये सेल्स से रिलेटेड काम हुआ। इसके आगे वो एक काम है बैंकिंग रिलेशंस का, क्योंकि आपको आपके कंपनी के रिलेटेड, आपके बिज़नेस के रिलेटेड आपको हर वक्त बैंक से डील करना पड़ सकता है। जैसे कि चेक डिपॉज़िट होना है, चेक इशू कर रहे हैं तो चेक बुक का इंतज़ाम करना है, कोई ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं किसी भी सप्लायर को या किसी भी अदर एंटिटी को आप सप्लाई करते हैं, सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का ट्रांसफ़र होता है। फॉरेन एक्सचेंज में आप रिमिट करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको डील करना है। तो आपको आपके बैंकर से अच्छी रिलेशन रखनी होती है और उसके साथ हर वक्त डील उसके साथ आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये एक ड्यूटी है। इसके अलावा एक ड्यूटी है कि आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ की, जैसे आप अकाउंटिंग फील्ड से हो तो आपकी कंपनी को हर वक्त कभी ना कभी क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बैंक से आपको डील करना पड़ सकता है कि क्रेडिट फैसिलिटी वो आपकी कंपनी को दे। तो इसमें किस तरह की फ़ैसिलिटी आप ले सकते हैं, जैसे कि चेक डिस्काउंटिंग फैसिलिटी हुई, इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी हुई, LC के रिलेटेड कोई फैसिलिटीज़ है, बैंक गारंटी के रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बैंक से मुहैया कराने के लिए आपको बैंकर से अच्छे रिलेशन रखने हैं और उनके सारे किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं और आपके साथ किस तरह से डील करते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है। तो ये भी आपकी एक एडिशनल ड्यूटी हो गई। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं तो आप अपने अकाउंट्स को अप टू डेट रखते हैं। तो अकाउंट्स को अप टू डेट रखने के अलावा आपको ये जो भी मैंने अभी आपको समझाया, ये सारी ड्यूटीज़ को भी ध्यान से रखना है। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम फंसी दुबई चैनल से आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन
इस चैनल से लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो खुदा हाफिज़। फंसी दुबई टीम को दुआओं में याद रखना, और हम और भी आपके लिए नए वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमें सजेस्ट ज़रूर करना।